जल, जल है तो जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं है। अगर मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए जल के बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति में जल का महत्व है। जल है, जल भारतीय संस्कृति में जल का महत्व है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें जल का महत्व है और जल के बिना हम बिल्कुल अधूरे हैं। अगर भोजन नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जल नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जल, जल ही जीवन है। रहीमन, रहीमन पानी रात ये बिन पानी सब सोन। रहीमदास ने कहा है रहीमन पानी रात ये बिन पानी सब सोन। यानी हम हमारे इसमें रहीमदास ने भी कहा है कि रहीमन पानी रात ये बिन पानी सब सोन। अगर पानी नहीं है, पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी के बिना हमारा सब कुछ निराधार है, कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में भी है, सब कुछ है। इसमें बताया गया है पानी का महत्व है। तो जो जल है वो इस पृथ्वी के ऊपर 78% है, लेकिन वो शुद्ध जल नहीं है, वो खारा जल है। मीठे जल की मात्रा बहुत कम है। जीवन का मुख्य जीवन का मुख्य आधार जल है। कहने का अर्थ यह है कि अगर जल नहीं है तो कुछ नहीं है। जल के बिना हमारा जीवन, हम जीवित नहीं रह सकते, न हम पूरी संस्कृति, सभ्यता सब कुछ नष्ट हो जाएगी। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जल सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जल को कई भागों में कई प्रकार से ये हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जल के कई स्रोत है ये भी बताएंगे। तो जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है। बच्चों, आपको ये जल है, बचपन से हम देख रहे हैं जल का सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग जल का दुरुपयोग भी करते हैं। तो जल है, इसको हमें बचा करके रखना है। जल है तो जीवन है। हम भोजन के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना हम कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते। जल के बिना हम नहीं रह सकते।
जंतु और वनस्पति। मानव, जंतु और वनस्पति। मानव जाति, हम, जंतु जो पशु है, पक्षी है, लाखों करोड़ों प्रकार के जो जीव जंतु है, और वनस्पति, ये तीनों जब तक ही जल है तो मानव, जंतु और वनस्पति रहेंगे। अगर जल नहीं है तो ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी, और ये नहीं रहेगी। इसलिए पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन विद्यमान है। बाकी और भी कई ग्रह हैं, वहां जल नहीं है, इसलिए वहां जीव जंतु नहीं है, मानव जाति नहीं है। इसलिए सबसे आवश्यक कार्य है जल। जल के बिना कोई मनुष्य नहीं रह सकता, पेड़ पौधे, कोई भी जीव नहीं रह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना जाता है। हम सुबह सवेरे उठते हैं, पहले पृथ्वी धरती माता को प्रणाम करते हैं, उसके बाद पिंपल है, तुलसी है, ऐसे पौधों में जल चढ़ाते हैं। हमने बचपन से देखा, हमारे माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी सब क्या करते हैं? पेड़ पौधों में जल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि हम इनको देवता मानते हैं। देवता कौन होते हैं? जो हमारा जीवन बचाते हैं। तो इसलिए हम इसको देवता मानते हैं। अगर जल नहीं है, जल का नहीं मिलेगा तो ये देवता से कम भी नहीं है। इसलिए हम जल को देवता मानते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में जल को देवता माना जाता है। और हमारे जो पुराने साहित्य है, हमारी संस्कृति है, इसमें जल का महत्व सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। जल के बिना कुछ नहीं है। जल एक बहुत ही उपयोगी चीज है। इसलिए हम इसको हमेशा पेड़, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, पेड़ पौधों में, पीपल में, नीम में, खूब सारे खेजड़ी है, सरसों है, बहुत सारे उनमें जल चढ़ाते हैं, जिससे हमें जल चढ़ाते हैं और हमें उसका फायदा मिलता रहता है। प्राचीन भारतीय विश्व में प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन काल में जो सभ्यताएं विकसित हुई है, वे सभी जल के निकट
गंगा नदी सबसे पवित्र मानी जाती है। इस गंगा नदी के किनारे किनारे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं। तीनों नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं और हिंद महासागर के पास में बंबई है, चेन्नई है, ये बड़े बड़े शहर जल की वजह से विकसित हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भारतीय संस्कृति में जल का महत्व है, जहां मीठा जल है, जहां पे मीठा जल है वहां पे ही संस्कृति ने विकास किया है। तो विश्व के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता हमारे भारत की है। भारत में गंगा नदी का जो जल है वो एकदम पवित्र माना गया है। उसको जल को पीने से कई बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है और ऐसा मधुर मीठा औषधि युक्त जल है और कहीं नहीं पाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल है। तो इस वजह से भारत में विकास हुआ है। अमेरिका में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो नदी के बिना हमारी सभ्यता बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें नदियों को बचा करके रखना है। नदियों के बिना मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा और जल के बिना पूरी पूरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब है खारा एवं मीठा जल। खारा एवं मीठा जल, जो खारा जल है, समुद्र का जल खारा होता है। समुद्र का जल खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। इतना उसमें नमक होता है कि हम उसको पी नहीं सकते। इसलिए आजकल कुछ नए शोध शुरू हुए हैं जिनमें उस खारे जल को मृदु जल बना लिया जाता है, मीठा जल बना लिया जाता है और सदुपयोग लेते हैं। तो खारा जल है, मीठा जल 2.5% मीठा जल है। केवल 2.5% खारा जल तो खूब है, लेकिन पीने योग्य मीठा जल इस पृथ्वी पे केवल 2.5% ही है। यानी बहुत कम मात्रा के अंदर यहाँ मीठा जल है। केवल 2.5% ही मीठा जल है। अब देखो भूमिगत जल, पहले ये चित्र बनाएंगे। ये सूर्य है, ये जल है, ये है महासागर, ये धरातल,
ये धरातल है, ये महासागर है। तो अब सूर्य की किरणें पड़ती है ऐसे, तो यहां से जल है वो ऐसे उठेगा, यहां 80% महासागरों से 80% जल वाष्प बन जाता है। 80% जल है वो ऐसे उठ करके यहां बादल बन जाते हैं, ऐसे होता है। जब सूर्य की किरणें पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो समुद्र के अंदर 80% जल है वो ऐसे भाप बन करके ऐसे उड़ जाता है और बादल बन जाता है। और बादल पवनों के साथ, पवन हवा चलती है उसके साथ बादल इधर आते हैं और यहां वर्षा हो जाती है, वर्षा हो जाती है। अब यहां से बादल और आगे चले और ये पहाड़ है, यहां टकराएंगे तो यहां झरना बन जाएगा, झरना बन जाएगा यहां पहाड़ में। और ये आगे यहां टकरा करके पहाड़ से टकरा करके यहां ये द्रव की वर्षा होगी। यहां ये द्रव की वर्षा होगी, ऐसे यहां होगी। अब क्या है, यहां से सूर्य की गर्मी पड़ती है, 80% जल है समुद्र में से भाप बन के उड़ जाता है, ऊपर जाके ये बादल बन जाता है। बादल पवनों के द्वारा, हवा के द्वारा इधर चलता है, इधर फिर वर्षा होती है। कुछ बादल आगे चलते हैं, पहाड़ से टकराते हैं, तो पहाड़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको झरना कहा जाता है। झरना कहते हैं ना, उसमें मीठा पानी होता है, पहाड़ों के बीच में निरंतर चलता रहता है। वो झरना इस बरसात के कारण इकट्ठा होकर के पहाड़ के अंदर कोई नाले के रूप में हमेशा निकलता रहता है। और बाकी जो बादल बच जाते हैं, जो वाष्पीकरण होकर के शेष रहते हैं, वो पहाड़ से टकराएंगे, उत्तरी ध्रुव से टकराएंगे और वहां बर्फ की वर्षा होगी, बर्फ गिरेगी और वो जल धीरे धीरे ऐसे जमीन में आ जाएगा, जमीन में आ जाएगा और इधर से वापस हम कहते हैं ना, जैसे यहां जो बरसात हुई है ना, ये पानी भी जमीन में आ गया, झरने के द्वारा भी वो नीचे आ गया, बर्फ के द्वारा भी नीचे आ गया और ये इस जब पृथ्वी के अंदर आ गया और ये इधर से वापस समुद्र में चला जाएगा। यहां से पानी उठा, बादल बना, वर्षा हुई पवनों के द्वारा, आगे पहाड़ों में झरना बन गया, फिर पहाड़ से टकरा करके बर्फ की बरसात हो गई, वो पानी धीरे धीरे वापस मिट्टी में आ गया, धरातल में आ गया और ये ऐसे पानी है ना ऐसे घूम करके वापस समुद्र में आ गया। ये जल चक्र है। जल चक्र समझ गए ना बच्चों, जल चक्र समुद्र में से भाप बन के वाष्पीकरण होकर के 80% पानी उड़ जाता है, बादल बन जाता है, पवनों के द्वारा मैदानी क्षेत्र में बरसात होती है, फिर पहाड़ में चलता है, वहां झरनों के द्वारा पानी रहता है, फिर पहाड़ से टकरा करके बर्फ की बरसात होती है और बर्फ गिरती है और वो पानी धीरे धीरे तीनों पानी मिल करके वापस पृथ्वी में आ जाते हैं। और ये पृथ्वी के अंदर बहुत सारे, जैसे ऊपर नदी नाले हैं वैसे पृथ्वी के अंदर भी नदी नाले हैं और वो धीरे धीरे वापस हो गया। तो ये चक्र ऐसा चलता गया।
कारखाने चलते हैं, कल कारखाने में जो गंदा पानी होता है, विषैला पानी होता है, वो गंगा नदी में जोड़ देते हैं, जिससे वो दूषित जल है आ जाएगा और इस वजह से नदियों का जल गंदा हो गया। और हमारी भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार गंगा नदी के जल को शुद्ध किया जाए। तो कई बार योजनाएं बड़ी बड़ी चली है, लेकिन वो कार्य कभी पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। लेकिन अभी वर्तमान में जो कोरोना बीमारी आई है, उस वजह से पूरी दुनिया, पूरा भारत एकदम लॉकडाउन हो गया था। उस स्थिति में नदियों का जल एकदम स्वस्थ हो गया था। ये इसकी कोई कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव। अब हमने पढ़ा है नदियों के किनारे जल प्रदूषण हो गया। किस कारण से हुआ? कारण है जनसंख्या बढ़ती दर, कल कारखाने ज्यादा होना और उसमें कूड़ा करकट और जो अपशिष्ट बच जाता है वो नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। तो उनकी जैसे प्रवाहित करते हैं, वहां से तो सफाई हो गई, लेकिन वो नदी के जल के साथ में आगे चला जाता है। और मुख्य कारण नदियों का जो जल प्रदूषण हुआ है वो जनसंख्या बढ़ती दर है और हमारी जो सभ्यता आगे बढ़ रही है, विज्ञान की जो तकनीकी है, सबसे ज्यादा इस कारण से होता है। जो जो विज्ञान ने तरक्की की है, विज्ञान के हमेशा दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो विज्ञान मनुष्य आगे बढ़ा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव भी है और इस कारण से जल प्रदूषण होता है। ये तो कारण हो गए, जनसंख्या बढ़ती है, उद्योग धंधे विकसित कर रहे हैं, उनमें अपशिष्ट बच जाता है और जनसंख्या बढ़ती, जैसे नदी के पास में कोई है तो वो अपनी सफाई करके कूड़ा करके डालते हैं, अपने घर की तो सफाई कर लेते हैं, लेकिन वो नदी में डाल देते हैं। ये हो गया जल प्रदूषण का कारण। जल प्रदूषण का कारण प्रभाव है कि जैसे वो जल, नदी का जल